Hi everyone, my name is Nandini and today we are starting a new video series specially designed for SSC Biology PYQs जहाँ पर हम जितने भी अभी तक SSC में बायोलॉजी से रिलेटेड PYQs पूछे गए हैं उन सबको हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को लर्न करने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे SSC बैचेस को भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो रिसेंटली हम लोगों ने एक बैच लॉन्च किया है स्पेशली फॉर SSC 2026 जो कि 4 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो यू कैन एनरोल फॉर दोज बैचेस और उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको एम्बिशन एकेडमी हापुड़ एप्लीकेशन पर मिलेगी जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं एंड फर्दर आप उसमें चीज़ों को देख सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट लेक्चर that is specially designed for SSC Biology PYQs. So our first question is which of the following can be represented as a functional unit of nature? इनमें से ऐसा कौन सा आपका यूनिट है जिसको हम नेचर का फंक्शनल यूनिट कंसीडर कर सकते हैं। अब आपको ये चीज पता है कि जब भी आप नेचर के बारे में बात करते हो तो नेचर सिर्फ लिविंग मैटर से नहीं बना, नेचर लिविंग प्लस नॉन लिविंग दोनों ही तरह के कंपोनेंट से मिलकर के बना है। ठीक है, आप ऐसा नहीं है कि आप सॉइल को इग्नोर कर दो, आप एयर को इग्नोर कर दो, ये सारी चीजें ऑर्गेनिजम्स के साथ में मिलकर के नेचर को बनाती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम की अगर हम लोग बात करते हैं तो इकोसिस्टम जो होते हैं वो 2 तरह के कॉम्पोनेंट से मिलकर बने हैं। ये बहुत बेसिक है, आई थिंक मोस्टली आप सबको पता ही होगा। एक होता है बायोटिक कॉम्पोनेंट और एक होता है एबायोटिक कॉम्पोनेंट। बायोटिक और एबायोटिक में डिफरेंस क्या होता है? बायो जहां पर भी शब्द लग जाता है तो बायो का मतलब होता है लिविंग, यानी कि बायोटिक कंपोनेंट वो होते हैं जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं और एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल आपका जैसे कि सॉइल है, टेम्परेचर है, लेकिन ये सारी चीजें रेगुलेट तो करते हैं इकोसिस्टम को। ऑर्गेनिज्म टेम्परेचर के अकॉर्डिंग और सीजन्स के अकॉर्डिंग अपनी ब्रीडिंग साइकिल, अपना रहना, अपना हाइबरनेशन, ये सारी चीजें परफॉर्म करते हैं। तो इन सबसे मिलकर के आपका जो इकोसिस्टम बनता है। साथ में अगर हम इकोसिस्टम का और फंक्शन बात करें तो ये न्यूट्रिएंट्स की साइक्लिंग में हेल्प करता है। कैसे न्यूट्रिएंट्स आपके फ्लो करते हैं बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, बिटवीन द इकोसिस्टम। इसके अलावा और क्या काम हो सकता है इकोसिस्टम का? ये बैलेंस बनाकर रखता है आपके एनवायरनमेंट में। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑर्गेनिजम्स के बीच के रिलेशनशिप को, इन सारी चीजों को मेंटेन करके रखता है एक इकोसिस्टम। इकोसिस्टम बहुत सारे तरह के हो सकते हैं। इकोसिस्टम स्मॉल भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है। अगर मैं एक स्मॉल इकोसिस्टम के बारे में बात करती हूँ तो स्मॉल इकोसिस्टम क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल आपका पॉन्ड इकोसिस्टम। ठीक है, एक छोटी सी नदी है, एक छोटा सा तालाब है, उसके अंदर जो इकोसिस्टम चल रहा है वो एक स्मॉल इकोसिस्टम में आ जाता है। इसी तरह से जैसे कि अगर आप एक लार्ज इकोसिस्टम को देखना चाहो तो वो भी आप देख सकते हो, जैसे कि फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट इतने बड़े बड़े होते हैं, उसके अंदर कितने सारी चीजें एक दूसरे पे डिपेंड हैं, एक दूसरे के साथ में इंटर रिलेटेड हैं, ब्रीडिंग्स के लिए रिलेटेड हैं। तो ये सारी चीजें आपकी इकोसिस्टम में आती हैं। तो अगर आगे से आप कभी भी इस तरह के क्वेश्चन देखते हो कि नेचर की फंक्शनल यूनिट क्या है तो हमेशा आपको इकोसिस्टम को ही सेलेक्ट करना है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनएक्टिवेटेड और किल्ड पोलियो वैक्सीन डेवलप्ड इन 1952। नाउ आपको यहाँ पे स्पेशली बोल दिया है कि आपको 1952 पे बताना है कि ऐसी कौन सी पोलियो वैक्सीन थी जिसको इनएक्टिवेटेड फॉर्म में बनाया गया था। अब इसका मतलब क्या है? अगर आप वैक्सीन्स के बारे में बात करते हैं तो वैक्सीन्स मोस्टली 4 तरीके से डेवलप की जाती हैं। ठीक है, 4 कैटेगरीज होती हैं या फिर 4 तरह से हम लोग वैक्सीन्स को बनाते हैं। अब वो 4 तरीके क्या क्या हैं? सबसे पहला आता है आपका एट्यूनेटेड वैक्सीन्स। एट्यूनेटेड का मतलब क्या होता है? लाइव एट्यूनेटेड। सेकेंड आता है आपका किल्ड, जो आपसे पूछी गई है क्वेश्चन में कि इनएक्टिवेटेड या किल्ड वैक्सीन कौन सी होती है। थर्ड होती है आपकी कॉन्जुगेटेड वैक्सीन्स, कॉन्जुगेटेड वैक्सीन्स। एंड फोर्थ होती है आपकी टॉक्सॉइड वैक्सीन। इन सब में डिफरेंस किया अगर हम लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन के बारे में बात करते हैं तो जिसका मतलब क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है जिसके अगेंस्ट आप वैक्सीन को डेवलप करा रहे हो, आप उन ऑर्गेनिज्म या उनसे रिलेटेड कोई पार्ट को यूज कर रहे हो लेकिन लाइव फॉर्म में, यानी कि आपने ऑर्गेनिज्म को किल नहीं किया है, सिर्फ आपने उसको वीकेंड कर दिया है। आपने उसको उसकी जो कैपेबिलिटी थी ना इन्फेक्शन कॉज करने की, डिसीज कॉज करने की, वो आपने उससे छीन ली है पर आपने उसको किल नहीं किया है। तो वो हम लोग जब वैक्सीन इस तरह से डिजाइन करते हैं तो वो आती है लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन में। किल्ड वैक्सीन या फिर इनएक्टिवेटेड वैक्सीन कौन सी होती है? वो वैक्सीन जिसमें आप ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हो बिकॉज उनकी जो इन्फेक्शन कॉजिंग कैपेबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है।
तो इसलिए आप उनको किल्ड फॉर्म में ही सब बॉडी में इंसर्ट कराते हैं। तीसरा आता है कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। जब कुछ वैक्सीन ऐसी होती हैं जो अकेली इतनी ज्यादा कैपेबल नहीं होती हैं कि आपका कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करा सकें, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि उसको किसी सर्टेन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के साथ में मिला करके कॉन्जुगेट करके तब बॉडी के अंदर डालते हैं, जिससे कि वहां पर इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर हो सके। नेक्स्ट आता है टॉक्सॉइड वैक्सीन। टॉक्सॉइड वैक्सीन स्पेशली वो वैक्सीन होती हैं जिन्हें हम सर्टेन टॉक्सिन्स के अगेंस्ट बनाते हैं। जैसे अगर कॉलेरा होता है किसी को, तो कॉलेरा में क्या होता है कि वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है आपकी बॉडी में, तो आप जो वैक्सीन उसके लिए यूज करोगे आप उस टॉक्सिन के लिए यूज करोगे जिसकी वजह से बीमारी हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से 4 कैटेगरीज आपकी होती हैं वैक्सीन को डेवलप करने के लिए। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन कौन सी थी जो 1952 में बनाई गई थी। सबसे पहले हम ऑड ऑप्शन को हटाएंगे, दैट इज एमएमआर, क्योंकि एमएमआर जो वैक्सीन होती है वो पोलियो से रिलेटेड नहीं है, वो मिसल्स, मम्स और आपका रुबेला जो डिसीज होती हैं उनसे रिलेटेड एक कॉम्बिनेशन वैक्सीन है। ये तीनों ही जो बची हुई वैक्सीन हैं तीनों ही पोलियो की वैक्सीन हैं, लेकिन सबसे पहली जो 1952 में आपकी यूज की गई इनएक्टिवेटेड, आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको स्पेसिफिक कर दिया है कि हम कोई और नहीं पूछ रहे, हम सिर्फ इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन के बारे में पूछ रहे हैं। तो उसका आंसर आपका हो जाएगा नन अदर देन सॉल्क वैक्सीन। सॉल्क वैक्सीन जो था इसको ऑलरेडी बनाया जा चुका था, 1950 से इसके ऊपर काम चल रहा था, लेकिन इसको जो सबसे पहले इंजेक्ट किया गया था वो 1955 में किया गया था। इसके अलावा जो ओरल पोलियो वैक्सीन हैं या फिर आपका सॉल्क वैक्सीन हैं, ये सॉरी जो 7 वैक्सीन हैं ये भी आपकी पोलियो रिलेटेड वैक्सीन हैं, लेकिन ये बाद में डेवलप हुई थी और इनमें हम लोगों ने इनएक्टिवेटेड की जगह पे लाइव एटिवेटेड फॉर्म्स का यूज किया था। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर आपसे नेक्स्ट टाइम लाइव एटिवेटेड फॉर्म ऑफ पोलियो वैक्सीन पूछा जाए तो आपको ओरल पोलियो वैक्सीन को सेलेक्ट करना है। ये पहले आई थी, फिर आपकी 7 वैक्सीन आई थी एंड देन आपकी सॉल्क वैक्सीन आपकी सबसे पहले आई थी जो कि इनएक्टिवेटेड फॉर्म में थी। आई होप कि अब आपको ये क्वेश्चन क्लियर है कि वैक्सीन कितने टाइप की होती हैं और इसमें से आपका आंसर हमने सिर्फ सॉल्क वैक्सीन ही क्यों सेलेक्ट किया है। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारे में पूछा गया है विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड एज एव्स। एव्स के अंदर सारी बर्ड्स आती हैं। ठीक है, तो जब भी आपसे एव्स पूछा जाए तो यू हैव टू सेलेक्ट बर्ड्स, तो आपकी जो बर्ड्स हैं वो एव्स कैटेगरी में आती हैं। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पेरिशेबल फूड। नॉन पेरिशेबल फूड का मतलब होता है जिसे आप लॉन्ग टर्म तक स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है, जिसे हम लोग लॉन्ग टर्म तक स्टोर करके रख सकते हैं, वो स्पॉइल नहीं होता। ठीक है, लॉन्ग टर्म स्टोरेज कर सकते हैं, स्पॉइल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जब हम नॉन पेरिशेबल फूड की बात करते हैं तो हम कैंड फूड की बात करते हैं, उनमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड कर देते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं हम लोग जैसे कि ड्राइड उनको बिल्कुल सुखा देते हैं, उनके अंदर से मॉइस्चर को बिल्कुल हटा देते हैं, जिसकी वजह से वो आपका मतलब खराब ना हो। जो जो चीजें उसको खराब कर सकती हैं वो सारी चीजें, वो सारे फैक्टर्स को आप वहां से रिमूव कर देते हो। तो ऐसे कौन से इसमें से आपके फूड आइटम हैं जो नॉन पेरिशेबल हैं? तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी नॉन पेरिशेबल होंगे उसके अंदर से मॉइस्चर कंटेंट तो आपको हटाना ही हटाना है। तो अब मीट में मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, फ्रूट्स में भी होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स में भी होता है, सिर्फ पल्सेज ही है जिसे हम ड्राइड फॉर्म में स्टोर करते हैं और वो लंबे समय तक हमारे घरों में रहती है। दाल है, राजमा है, छोले हैं, ऐसा तो नहीं है कि आज स्टोर किए तो कल को खराब हो गए। तो इसका आंसर है पल्सेस। नेक्स्ट आता है व्हाट डू यू मीन बाय एलेंस रूल। एलेंस रूल जो हम लोग पढ़ते हैं, हम स्पेशली इकोलॉजी इकोसिस्टम के अंदर इन चीजों को पढ़ते हैं। अब एलन रूल से ही मिलता हुआ एक और रूल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बर्गमैन रूल। बर्गमैन्स रूल। अब इन दोनों रूल्स में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। ठीक है, होता क्या है, अगर हम एलन रूल के बारे में बात करते हैं तो एलन ने ये बताया था कि जो मैमल्स, जो ऑर्गेनिज्म ठंडी जगहों पे रहते हैं उनके जो एक्सट्रीमिटीज होते हैं, यानी कि जैसे कान है या फिर आपके हाथ हैं, पैर हैं, ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, जिससे कि जो बॉडी से हीट लॉस है वो कम से कम हो सके। क्योंकि ठंडी जगहों पे रहना है तो ऑफकोर्स ही बात है आपको अपनी जो हीट है उसे कंजर्व करना है, तभी तो आपकी बॉडी अंदर से गर्म रहेगी। तो आपके जो एलन थे उन्होंने ये चीज बताई थी कि जो ऑर्गेनिज्म
ठंडी जगहों पे रहते हैं उनकी जो एक्सट्रीमिटीज होती हैं वो शॉर्टर होती हैं एज कम्पेयर टू वो ऑर्गेनिज्म जो कि वार्मर एरियाज में रहते हैं। जबकि जो बर्गमैन थे, बर्गमैन ने क्या बताया था, बर्गमैन ने ये चीज बोली थी कि जो ऑर्गेनिज्म ठंडी जगहों पे रहते हैं उनका जो बॉडी साइज है वो बड़ा होता है एज कम्पेयर टू वो ऑर्गेनिज्म जो कि वार्मर जगह पे रहते हैं। तो अब हम अगर इन ऑप्शंस में से सेलेक्ट करें तो एलन्स रूल के अकॉर्डिंग कौन सा सबसे करेक्ट ऑप्शन है, मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट जनरली हैव शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्स टू मिनिमाइज हीट लॉस। ठीक है, ये बेस्ट सूटेड आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। अगर आपको इसमें से बर्ग्समैन रूल के लिए ऑप्शन चुनना होता तो हम चुनते कि जो ऑर्गेनिजम्स आपके कोल्डर रीजन से आते हैं उनके बॉडी साइज हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, moving to our next question, the organism that do not have a defined nucleus or organelles are classified into which kingdom? अब आपको पता है अगर किसी के पास में न्यूक्लियस नहीं है, ना ही उनके पास एक सेकेंड, जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है या फिर जिनके पास में ऑर्गेनेलीज नहीं होती हैं, वो कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म, राइट। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनके पास में वेल डिफाइंड ना तो न्यूक्लियस होता है ना ही उनके पास में ऑर्गेनेलीज होती हैं। अब इनमें से हमें सिर्फ ये फाइंड आउट करना है कि कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि प्रोकैरियोटिक नेचर को शो करते हैं। तो अगर आपने ये क्लासिफिकेशन पढ़ा है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन तो आपको पता होगा, और अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आप हमारे बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आप डिटेल में इन चीजों के बारे में पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो मोनेरा जो होता है ये वो फाइलम है, फाइलम नहीं बोलेंगे एक्चुअली, ये वो किंगडम है जिसके अंदर आपके सारे के सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ठीक है, कौन आते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में आते क्या है, जितने भी बैक्टीरिया हैं, जब भी आप प्रोकैरियोट्स के बारे में बात करो तो जितने भी बैक्टीरिया हैं सबके सब आपके प्रोकैरियोट में और मोनेरा के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे यहाँ पर पूछा ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनके पास ना तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है ना ही उनके पास वेल डिफाइंड ऑर्गेनेलीज है, तो आप बताएंगे कि मोनेरा भैया वो वाला किंगडम है जिसके पास में ना तो ना ही उनके पास में कोई न्यूक्लियस है ना ही उनके पास में कोई ऑर्गेनेली है, बिकॉज दे आर प्रोकैरियोटिक इन नेचर। अगर आप नाम से ही पता करोगे तो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब पुराने, जैसे कि हमारे कुछ होते हैं ना बड़े बूढ़े बहुत पुरानी सोच के होते हैं, बहुत प्रिमिटिव सोच रखते हैं कि ऐसे नहीं करो वैसे नहीं करो, इसी तरीके से ये भी हैं बहुत पुराने टाइप के हैं। और कैरियो शब्द का मतलब होता है न्यूक्लियस से रिलेटेड। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास बहुत पुराना न्यूक्लियस है, यानी कि वेल डिफाइंड नहीं है, चीजें जो है वो उस तरह से नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको इसका करेक्ट आंसर पता चल गया, दैट इज योर मोनेरा। Moving to our next question, the growth form of a plant comprising its size, shape and orientation is known as। अगर आप किसी प्लांट को ग्रो करते हुए देख रहे हो, उसको ग्रोइंग देख रहे हो, तो आप उसमें उसका साइज, अब उसका ऑफकोर्स ही बात है, अगर कोई चीज ग्रो कर रही है उसका साइज चेंज होगा, उसकी शेप चेंज होगी, उसकी ओरिएंटेशन चेंज होगी, तो वो चीज आप क्या कहते हो, वो सारी चीजें कहलाती है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज किस तरीके से चेंज हो रही है, उसकी क्या क्या चीजों में चेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो उसकी हाइट हो, चाहे वो उसकी शेप हो, चाहे वो उसका कोई ओरिएंटेशन हो, तो वो सारी चीजें मॉर्फोलॉजी के अंदर आती हैं। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ फाइलोटेक्सी वाज एग्जामिन्ड इन द गुआवा प्लांट। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ओपोजिट, ऑल्टरनेट, वॉल्ड, स्पाइरल। ये सब जो होते हैं ये फाइलोटेक्सी के अंदर आते हैं। फाइलोटेक्सी का मतलब क्या होता है, फाइलोटेक्सी का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। अब प्लांट्स के ऊपर जो लीव्स हैं वो किस तरीके से अरेंज है, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन अ स्टेम और ऑन अ ब्रांच किस तरीके से आपके हैं। अब इसके बेसिस पे ये आपकी 4 तरह की हो सकती है, ओपोजिट, ऑल्टरनेट, वॉल्ड, स्पाइरल। अगर हम स्पेशली गुआवा प्लांट की बात करते हैं तो इनमें जो फाइलोटेक्सी आपको देखने के लिए मिलती है वो ओपोजिट होती है। ओपोजिट का मतलब क्या है, ये हमारे पास एक स्टेम है, एक ही पॉइंट से, एक ही नोड से आपकी एक लीफ एक साइड निकल रही है और एक लीफ एक साइड निकल रही है। तो एक ही कॉमन पॉइंट से अगर 2 लीव्स निकलती हैं, दोनों की अपोजिट ओरिएंटेशन है, अपोजिट डायरेक्शंस है, तो उस तरह की आपकी फाइलोटेक्सी को हम लोग बोलते हैं ओपोजिट फाइलोटेक्सी, जो कि आपको गुआवा प्लांट में देखने के लिए मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज यूज टू क्योर कोल्ड एंड कफ। तो इनमें से ऐसा कौन सा पेड़ है या प्लांट है जिसको आप यूज करते हो सर्दी जुकाम को सही करने के लिए, तो ऐसा कौन सा पेड़ है जो आपको फायदा करता है। बहुत ही इजी
क्वेश्चन है, मोस्टली सभी को आता होगा क्योंकि हम सबको जब भी सर्दी जुकाम होता है तो हमारी मम्मियाँ बोलती हैं कि तुलसी अदरक वाली चाय पी लो, तुलसी अदरक वाली चाय पी लो। तो जो तुलसी होती है उसे बहुत ही पुराने समय से, ट्रेडिशनल टाइम से ही हम लोग यूज करते हैं एज अ वी कैन से मेडिसिन। ठीक है, हम उसे एक मेडिसिन की तरह लेते हैं। इवन मेरी मम्मी तो क्या करती है कि सुबह जब पूरे दिन के लिए जो हम लोग पानी भरते हैं तो पानी जब फिल करती हैं वो टैंक में, तो उसमें भी आपका तुलसी को हल्का सा क्रश करके उसका पूरा जो जूस होता है वो उसके अंदर मिक्स कर देती हैं और पूरे दिन हम लोग उसी पानी को पीते हैं। तो वो फ्लेवरफुल भी होता है और वो ऑफकोर्स सी बात है आपके लिए फायदेमंद भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होता है तुलसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम अ कॉमन इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर दैट अकर व्हेन द अमाउंट ऑफ सोडियम इन योर ब्लड बिकम्स abnormally लो। इनमें से ऐसा कौन सा इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर है जो तब होता है जब आपकी ब्लड में सोडियम की कमी हो जाती है एबनॉर्मल तरीके से। यहाँ पर आपको चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट इज योर हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन तो हम लोग उस चीज को बोलते हैं जब हमारा बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये कोई इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर नहीं है। जब ब्लड का फ्लो बहुत ज्यादा हो जाता है, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसको हाइपरटेंशन कहा जाता है, और बहुत ज्यादा कम हो जाता है तो उसको हाइपोटेंशन कहा जाता है। इसी तरीके से दूसरा जो ऑप्शन है वो है हाइपोकैलीमिया। जब भी हम लोग कैलीमिया वर्ड से रिलेटेड कुछ चीज पढ़ते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि वहां पर हम लोग पोटेशियम की बात करते हैं, ना कि कैल्शियम की। किसके बारे में बात करते हैं? पोटेशियम के बारे में। यानी कि हाइपोकैलेमिया का मतलब होता है कि आपके ब्लड में पोटेशियम का लेवल कम हो गया है, लो पोटेशियम। ठीक है, तो वो आपका हाइपोकैलेमिया कहलाता है। अगर आप हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं तो हाइपोनेट्रीमिया का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें आपके ब्लड में जो सोडियम का लेवल है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर वो है हाइपोनेट्रीमिया। एक ऐसी कंडीशन जिसमें ब्लड के अंदर जो सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा लो हो जाती है। और नेक्स्ट ऑप्शन है हाइपरनेट्रेमिया। जैसे हाइपो मतलब कम हो जाती है और हाइपर मतलब कि सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, तो वो होता है हाइपरनेट्रेमिया। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ फ्लावर। इनमें से ऐसा कौन सा चीज है जो कि फ्लावर का कॉम्पोनेंट नहीं है? ऑफकोर्स बात है बहुत सिंपल है, आप सबको पता होगा कि फ्लावर्स में हमारी क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले अगर आप बात करते हो फ्लावर्स में होते हैं सैपल्स। ठीक है, आपने देखे होंगे कि जब जो फ्लावर होती है वो बड कंडीशन में होती है तो इस तरह से यहाँ पे ग्रीन कलर की लीव्स निकली रहती हैं जो उसको प्रोटेक्ट करके रखती हैं, तो वो होते हैं सेपल्स। सेपल्स के बाद में आते हैं आपके पैटल्स। अगर आप पैटल्स के बारे में बात करते हो, पैटल्स मतलब जो खूबसूरत खूबसूरत आपको पत्तियां दिखती हैं पेड़ों में, इस तरह से, सॉरी पेड़ों में बोल रही हूँ, फ्लावर्स में जो आपको इस तरह से पत्तियां दिखती हैं कलरफुल, वो आपके पैटल्स कहलाते हैं। पैटल्स के अलावा आपका एक मेल पार्ट होता है और एक फीमेल पार्ट होता है। ठीक है, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट में क्या डिफरेंसेस होते हैं कि जो मेल होता है फ्लावर्स में उसमें दो चीजें आती हैं। एक आता है आपका एंथर और एक आता है फिलामेंट। और मेल पार्ट को ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको बोला जाता है स्टेमन, जो आपको ऑप्शन में गिवन है। तो अगर आप स्टेमन कहीं पर शब्द पढ़ते हैं तो दैट इज रिलेटेड टू मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन अ फ्लावर। इसी तरीके से जो फीमेल फ्लावर होता है उसको, फीमेल पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं पिस्टिल या फिर कार्पल भी बोला जाता है। तो आप दोनों ही नाम याद रखना कि कार्पल भी होते हैं और पिस्टल भी होते हैं, दोनों फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बताते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, तो इनमें से कौन सा फ्लावर का पार्ट नहीं है? देखो सैपल्स होते हैं, ठीक है, पैटल्स होते हैं, मेल पार्ट यानी स्टेमन भी होता है और पिस्टिल भी होता है। तो इनमें से क्या चीज नहीं हुई? रूट्स नहीं हुई। ठीक है, रूट्स फ्लावर्स की पार्ट नहीं है, रूट्स आपके प्लांट के पार्ट होता है। Moving to our next question, which branch of ecology deals with the characteristic of ancient environment and their relationship with ancient plants and animals? इनमें से ऐसी कौन सी ब्रांच है इकोलॉजी की जो स्पेशली डील करती है जो भी आपके एंशियंट एनवायरमेंट था या फिर जो भी एंशियंट प्लांट एनिमल्स के साथ में रिलेशनशिप थी उसके साथ में? तो इसका जो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, इवोल्यूशनरी इकोलॉजी, paleo ecology, community ecology and landscape ecology. So the correct answer is paleo ecology.
पैलियो इकोलॉजी बेसिकली वो ब्रांच होती है इकोलॉजी की जिसमें आप फॉसिल एविडेंसेस को, जो आपको मिले हैं, ठीक है, शेष अवशेष मिलते हैं, उनको आप यूज करते हो और देखते हो किस तरीके से टाइम के साथ साथ चीजें चेंज हुई हैं, किस तरह से आपका इकोसिस्टम, किस तरह के ऑर्गेनिजम्स आपके इवॉल्व हुए हैं। तो जब भी हम एनवायरमेंट और उनकी रिलेशनशिप्स को देखते हैं एंशियंट के साथ में, तो वहां पर हम लोग पैलियो इकोलॉजी को वो आई मीन कि पैलियो इकोलॉजी वो ब्रांच ऑफ इकोलॉजी है जो उस चीज के साथ में डील करती है। नेक्स्ट आता है हु पब्लिश्ड सिस्टेमा नेचर इन 1735 क्लासिफाइंग द थ्री किंगडम ऑफ नेचर एंड आउटलाइनिंग द सेक्सुअल सिस्टम फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। तो इनमें से कौन से साइंटिस्ट थे, कौन से आपके महान व्यक्तित्व था जिन्होंने सिस्टेमा नेचर को 1735 में पब्लिश किया था और साथ में आपके थ्री किंगडम्स को आपका प्रोवाइड किया था। आपको पता होगा कि आपके डिफरेंट डिफरेंट किंगडम्स आपके बनाए गए थे। किसी ने 2 किंगडम प्रपोज किए थे, किसी ने 3 किंगडम्स बताया था कि उन्होंने सभी ऑर्गेनिज्म को 3 किंगडम में बांटा, किसी ने 2 में, किसी ने 4 में, 5 में। तो इस तरीके से आपका क्लासिफिकेशन हुआ था। फिर फाइनली हम लोगों ने जो वाइडली एक्सेप्ट किया गया था वो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एक्सेप्ट हुआ था। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो जो 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो किसने प्रपोज किया, क्लासिफाई किया और किसने ये बुक जो थी ये पब्लिश की थी। सो द करेक्ट आंसर इज कैरोलस लिनियस। जो आपके कैरोलस लिनियस थे ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिस्टमा नेचर को पब्लिश किया था। साथ में उन्होंने सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्लांट्स में डिटेल में डिस्क्राइब किया था और 3 किंगडम्स ऑफ नेचर को प्रपोज किया था। ठीक है, अगर आप इसके इन सारी चीजों के बारे में और ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो यू कैन एनरोल इन आवर अपकमिंग बैच विच इज स्पेशली डिजाइंड फॉर एसएससी 2026 एंड यू कैन एनरोल फॉर दैट बैच by visiting our website or by visiting our app on the Google Play Store. Okay, so next question है आपका which of the following option indicate the size of PPLO? PPLO को हम लोग प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा है इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि इस पीपीएलओ के साइज के बारे में आपको बता रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज अबाउट 0.1 माइक्रोमीटर। पीपीएलओ को हम लोग माइकोप्लाज्मा भी बोलते हैं। ये सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं इनका साइज लगभग आपका 0.1 माइक्रोमीटर का होता है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। ये आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन रखेंगे और फिर इस जो बचे हुए आपके क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं। इतने कॉन्सेप्ट्स को एक बार रिवाइज करना और क्वेश्चंस को करके देखना। और अगर आपको लगता है कोई सजेशन है या फिर आपको लगता है कि ये चीज़ और इंक्लूड होना चाहिए या ये चीज़ और बेटर तरीके से बताई जा सकती है तो प्लीज़ आप पेन डाउन करना कमेंट्स में अपने जो भी आपके व्यूज़ हैं या फिर जो भी आपके सजेशंस हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उनको मैं इनकलकेट कर सकूं अपने अपकमिंग वीडियोस में। Okay, so last question for today is which of the following option is associated with a class of cold-blooded animals? इनमें से ऐसी कौन सी आपकी क्लास है जो कि cold-blooded animals के साथ में associate करती है, related है? Mammals, chameleon, birds और amphibians. So the correct answer is क्वेश्चन में एक्चुअली आपके 2 ऑप्शंस करेक्ट हैं। कैमेलियन भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं बिकॉज ये रेप्टाइल्स के अंदर आते हैं, रेप्टाइल्स की क्लास में आते हैं। एंड रेप्टाइल्स आर एक सेकेंड ही, पता नहीं मेरा आज मार्कर कैसे वर्क कर रहा है। आपकी रेप्टाइल्स की कैटेगरी में आती हैं। और रेप्टाइल्स कैसे होते हैं? रेप्टाइल्स आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। इसी तरीके से एम्फीबियंस जो होते हैं, एम्फीबियंस भी आपके कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। जबकि जो मैमल्स हैं और बर्ड्स हैं ये दोनों आपके वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। तो इसके करेक्ट ऑप्शन ये दोनों ही हैं। कैमेलियन भी कोल्ड ब्लडेड होता है, एम्फीबियंस भी आपके कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो आज के लिए इतना ही हम लोग इस वीडियो सीरीज में रखते हैं। बाकी क्वेश्चंस को हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन में आपको डाउट है या फिर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो यू कैन पोस्ट इन द कमेंट बॉक्स। और अगर कोई सजेशंस हैं तो वो भी आप दे सकते हैं बिकॉज दिस इज माय फर्स्ट वीडियो। सो हो सकता है कि कुछ मिस्टेक्स हुई हो या फिर कुछ आपको लगता हो कि ये चीज़ और बेटर हो सकती है तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहिए और हम लोग वीडियोस लेकर आते रहेंगे। और अगर आपको हमारे एसएससी के जो बैच हमने लॉन्च किया है वो ज्वाइन करना है तो उसके लिए आप
हमारी ऐप है जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, एम्बिशन एकेडमी हापुड़ के नाम से। तो यू कैन गो एंड डाउनलोड दैट ऐप और आप उसमें फिर जा करके अपना फर्दर चीज़ों को देख सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं एंड हमारे साथ अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी गुड लक। बाय, थैंक यू।